नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की सुगबुगाहट और सीरिया को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच तनाव पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत दौरे पर आए दुबई के क्राउन प्रिंस ने की पीएम मोदी से मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा। रक्षा मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की ईरान के साथ सीधी वार्ता। शनिवार को ओमान में होगी बातचीत। अमेरिकी दूत विटकॉफ लेंगे हिस्सा। रूस ने किया स्वागत। यूक्रेन ने पहली बार माना रूसी शहर बेलगोरोद में मौजूद हैं उसके सैनिक। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संघर्ष में शामिल 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी का किया दावा। दक्षिण कोरिया में 3 जून को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। यून की रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। सर्वेक्षणों में विपक्ष को बढ़त। यूरोप में 2025 का मार्च महीना रहा सबसे ज्यादा गर्म। वैज्ञानिकों ने तापमान में बढ़ोतरी से लू, भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की दी चेतावनी। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान पीएम ने बीते वर्ष की अपनी यूएई यात्रा को याद किया। पीएम ने शेख हमदान के भारत दौरे को भारत यूएई के बीच मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों में पीढ़ीगत निरंतरता का प्रतीक बताया। पीएम ने दोनों देशों की साझेदारी को आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित बताया। बैठक के दौरान भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में अधिक मजबूती पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने यूएई में रहने वाले 43 लाख भारतीयों की समृद्धि और कल्याण के लिए वहां के नेतृत्व का आभार जताया। पीएम ने दोनों देशों के बीच जीवंत संबंधों में इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आखिरकार ईरान पर अमेरिकी दबाव काम कर गया। ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो सीधी बातचीत ना कर ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों तक सख्त रवैया अपनाने के बाद अब ईरान के तेवर इस मामले में कुछ नरम दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान से निपटने के 2 ही तरीके हैं, सैन्य या समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं कि या तो वो परमाणु कार्यक्रम की अपनी महत्वाकांक्षा तर्क करे या फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके लिए ट्रंप यूएई के माध्यम से ईरान को बातचीत के लिए बाकायदा पत्र भी भेज चुके हैं। इस पर ईरान की तरफ से गोलमोल प्रतिक्रिया आई, लेकिन सोमवार को ट्रंप ने चौंकाने वाली घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर सीधे बातचीत करने जा रहा है। उन्होंने तेहरान के साथ समझौते पर पहुंचने की उम्मीद के साथ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्लामी गणराज्य बड़े खतरे में होगा। हालांकि उन्होंने बातचीत को लेकर कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वार्ता में उच्च स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।
ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका के साथ वार्ता को लेकर अब तक नानुकुर करने वाले ईरान की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। ट्रंप के दावे पर मुहर लगाते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत शनिवार को ओमान में होगी। हालांकि उनकी तरफ से सीधी बातचीत की जगह अप्रत्यक्ष वार्ता पर जोर दिया गया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि समझौता जरूर हो सकता है, लेकिन शर्त है कि अमेरिका का रुख सकारात्मक हो। उन्होंने अपनी जनता को संदेश देते हुए कहा कि बातचीत का मकसद प्रतिबंधों में ढील हासिल करना है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत कर रहे थे। नेतन्याहू ईरान को पश्चिमी एशिया की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। इस बीच मॉस्को ने ईरान के साथ अमेरिका की होने वाली बातचीत का स्वागत किया है। वहीं चीन ने अमेरिका से बातचीत में ईमानदारी बरतने का आग्रह किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मॉस्को में चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधियों ने बैठक की। इससे पहले तीनों देशों के बीच बीजिंग में बैठक हो चुकी है। ट्रंप वार्ता से पहले ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपनाए हुए हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान समर्थित हूती समूह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान के करीब 6B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात कर तेहरान को साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कुर्सी संभालने के बाद ट्रंप ने ईरान पर कई नए प्रतिबंध भी ठोक चुके हैं। ट्रंप की ओर से बातचीत की पेशकश पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि दबाव और धमकी के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या अब ईरान ने ट्रंप की धमकियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव नयन, विदेशी मामलों के जानकार हैं, IDSA से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रखेंगे कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो वहाँ पर बमबारी होगी। ईरान की ओर से बार बार ये बयान आ रहे थे कि जो करना है कर लो, हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बातचीत पर जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत होगी, ईरान ने भी मान लिया है कि बातचीत होगी, तो क्या माने कि ट्रंप की धमकी के आगे ईरान कहीं ना कहीं झुक गया है, नरम पड़ा है? देखिए, जो होते वक्तव्य दिए जाते हैं, वक्तव्य के पीछे एक बड़ी ही कूटनीतिक एक कार्यक्रम और कूटनीतिक एक कार्य किया जाता है। तो जो अभी आप परिणति देख रहे हैं, जो बयान के रूप में आ रहा है कि बातचीत होगी, इसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है। सबसे आगे ट्रंप ने थोड़ा सा चौंका दिया था विश्व को आज से कुछ महीने पहले, जब उन्होंने अब सत्ता संभाला, जिसे कहते पर उनकी प्रेसिडेंसी लॉन्च की गई 20 जनवरी को, तो तुरंत ही उन्होंने और उसके पहले भी उन्होंने एक तरह से उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान के साथ बातचीत होगी और ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत पहले ही उन्होंने कहा था, आज की बात नहीं है, वो महीनों पहले उन्होंने इस तरह के संकेत दे रखे थे। तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि यही ट्रंप थे जिन्होंने पहले अपने प्रशासन काल में, अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने 2018 में जो ज्वाइंट, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डील, ईरानियन न्यूक्लियर डील, आम आदमी की भाषा है लेकिन इसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको उन्होंने ठुकरा दिया था, निरस्त किया था, जो कि वो खुद इसके वो नहीं, लेकिन हाँ अमेरिका ओबामा के अंदर उन्होंने इसको एक संधि की थी। और इस संधि का बड़ा ही अजीब सा स्थिति आ गई थी कि एक पार्टी विड्रॉ कर रहा है, फिर भी वह एग्रीमेंट जो है, डील है, वह चालू है। तो जिससे ईरान ने कई बार इस पर अपने बड़ा ही इसका अनकंफर्ट लेवल का है, असमंजसता जाहिर, क्या यह डील चलेगा। तो ये बहुत दिनों तक चल रही थी। खैर, डील चला नहीं चला, लेकिन इस पिछले कुछ महीनों, वर्षों कहिए, ईरान ने भी एक बड़ा ही मजबूत संकेत देना शुरू किया कि वह 60% से ऊपर का परमाणु इन्वेस्टमेंट कर रहा है, परमाणु परिष्कृत कर रहा है। तो जिससे दुनिया परेशान थी, सब कोई परेशान थे कि कहीं एक बम बनाने की दिशा में अग्रसर है। अगर वो चाहेगा तो बना लेगा, यह बात भी सत्य है, लेकिन वो बना नहीं रहा, एक तरह संकेत केवल दे रहा था। तो उसके पश्चात ये जो सारे, अभी आपने रांची की बात की थी, रांची को आप याद करेंगे, अभी विदेश मंत्री है, लेकिन जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हुआ था न्यूक्लियर डील 2015 का, उसमें उन्होंने बड़ी ही सक्रिय भूमिका निभाई थी और नंबर 2 माने जाते थे। तो एक उनका एक बड़ा ही अजीब, थोड़ा सा अजीब सा संबंध अमेरिकी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। और जब से ट्रंप सत्ता में वापस आए, वो वहां पर एक उन्होंने अपना एक खोल रखा था मोर्चा, बातचीत जारी थी, और वहां गए भी थे। ट्रंप के शासन संभालने के पश्चात वो
अमेरिका में गए, वहां बातचीत किए। तो जो कहते हैं संक्षिप्त में होगा कि तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, और यह एक देखिए एक ऑप्टिक्स से घोषणा हुआ। नेतान्याहू के साथ बातचीत के दरमियान उन्होंने बात कही। थोड़े बहुत कटु जो जिसको कहते हैं वक्तव्य निकलेंगे दोनों तरफ से। थोड़ा इजराइल के अखबारों में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा के साथ इसे नहीं देखा जा रहा है। अगर आप 15 का भी अखबार उठाएंगे तो उस समय भी पाएंगे कि इजराइल ने इस पर बहुत ही खुशी जाहिर नहीं की थी ऊपर तौर से। लेकिन आप उनके एक्सपर्ट से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिल सकता है। ठीक है राजीव जी, अब यहाँ पर ये तो हो गया कि बातचीत होगी। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब बातचीत होगी तो अमेरिका ईरान से क्या चाहेगा और ईरान की क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, किन बिंदुओं के आसपास ये बातचीत होगी? देखिए ये भी स्पष्ट आ रहे खुलकर कि देखिए वो अमेरिका चाहेगा कि जितनी उनकी इन्रिचमेंट है वो तो बंद हो जाए, पहला चीज कि परिष्कृत नहीं करे वो ईरान। ये बहुत दिनों से वो कह रहे थे। दूसरा जो बातचीत वो बार बार कर रहे हैं कि जो आपने परिष्कृत कर रखा है वह भी आप वापस दे दो। तीसरा वो कह रहे हैं कि अपने सारे परमाणु संयंत्रों को आप समाप्त करो, जो कि संभव नहीं है, लेकिन इसे माना जा रहा है कि ये मैक्सिमलिस्ट एक पोजीशन रहेगा। और जो ट्रम्प का एक स्टाइल रहता है कि वो थोड़ी सी ऊंची बात करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा नीचे आते हैं। कहीं न कहीं ईरान की ओर से ये भी बयान आया है कि लीबिया की तरह हम अपने जो परमाणु हथियार हम बनाना जारी रखे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में ये बातचीत कितनी सफल होगी? परमाणु बम बनाने की बात कभी नहीं करते हैं, वो इनरिचमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि यह शांतिप्रद कार्य के लिए है। वो मिसाइल्स में कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे जो हमारे मित्र जो संगठन है, मतलब कि एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहते हैं और जिसे मिलिटेंट ग्रुप्स वेस्टर्न मीडिया बोलता है, कि उनके साथ हम संबंध बनाए रखेंगे। तो यह उनका रहता है। और एक जो उन्होंने बात कही कि अगर हमें धमकी दिया गया, हम पर दबाव डाला गया, हमारे ऊपर कोर्सिव एक्शन लिया गया, तो हम एनपीटी से विड्रॉ कर लेंगे और 90 दिन के हम नोटिफिकेशन देंगे, 3 महीने का जिसे कहा जाता है। और उसके बाद अभी यही एक उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तो ये बड़ा बयान कि हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। एक एनपीटी जो ऑलरेडी क्राइसिस से जूझ रही है, उससे बाहर आने के बाद एक उस बहुत जम नहीं रही है। लेकिन वो बार बार वो कहते हैं, अंदर जो आप एनपीटी का डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, प्रिपरेटरी कमेटी की, रिव्यू कमेटी की, वो कहते हैं कि कहीं भी एनपीटी रीप्रोसेसिंग और इनरिचमेंट को बैन नहीं किया है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नहीं कहता है। तो अमेरिका यह करे तो अमेरिका खुद ही एनपीटी का वायलेशन कर रही है। तो ऐसे टीटी में क्या रहना। तो ये बहुत दिनों से ईरान का बयान आ रहा है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इस पर बिंदु है सर, संक्षेप में बताइएगा। कहीं न कहीं ईरान सफल हुआ है एक तरह का ध्रुवीकरण करवाने में। ईरान अपने साथ चीन को, रूस को, इन देशों को अपने साथ लाने में सफल हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसको लेकर के कहीं न कहीं टकराव हो सकता है बड़ी शक्तियों में, तो आने वाले समय में किस दिशा में ये जाएगा? देखिए अभी स्थिति है ट्रम्प के आने के बाद से, आपको रूस को कुछ अलग तरह से आप देखिए। रूस उस तरह से ध्रुवीकरण का हिस्सा हो सकता है कल को नहीं बने। आप 6 महीने 1 साल में देखेंगे। और रूस ने इसका, आपने खुद आपके रिपोर्ट में आया था कि उसने इसका स्वागत किया है, बिल्कुल, कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। चीन ने भी कुछ वैसी बयानबाजी नहीं की है, वो भी एक तरह से सपोर्टिव ही है। और इनफैक्ट जो 6 कंट्री ने इस डील को किया था, जो जर्मनी था, उधर से फ्रांस था, यूके था, और इस तरफ से जो ईरान थे, और अमेरिका उधर से था, ईरान और रशिया थे। तो कभी भी जब ट्रम्प बाहर भी निकल गए तो उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि अमेरिका वापस आ जाए डील में, इस डील को इम्प्लीमेंट करो। ईरान नहीं चाहता है कि परमाणु बम बनाए, लेकिन इसमें इतना भी ज्यादा कोएर्सन मत करो। लेकिन अगर आप उस डील को देखेंगे JCPOA के, तो मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूं कि बड़ा ही एक इंसल्टिंग डील ईरान के लिए था। वह कैसे मान गया, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। उसने अपनी क्षमता को, परमाणु क्षमता को प्रदर्शित किया। अगर वह चाहता तो बहुत पहले ही बम बना सकता था, लेकिन उसने बम नहीं बनाया। लेकिन उसने संकेत दिया कि मेरे पास क्षमता है, इस तरह से हमें तंग मत किया। ठीक है सर, एक रही है राजनीति, ठीक है, परमाणु राजनीति। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। सीरिया में तुर्की का वर्चस्व इजराइल को खल रहा है। दरअसल तुर्की के समर्थन से सीरिया में विद्रोही समूह एचटीएस बशर अल असद की सत्ता को पलटने और वहां सत्ता पर काबिज होने में सफल रहा। उसके बाद इजराइल को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इजराइल ने सीरिया के कई हथियार ठिकानों पर हमले भी किए और अब इजराइल और तुर्की आमने सामने हैं। इजराइल ने अमेरिका से तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान न देने के लिए भी गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। दशकों से क्षेत्रीय ताकतों के वर्चस्व का अखाड़ा रहे सीरिया में सत्ता तो बदली, लेकिन स्थिति कमोबेश पहले जैसी ही बनी हुई है। विद्रोही गुट एचटीएस ने सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन अब उसे सीरिया को एकजुट रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कारण है कि विभिन्न सशस्त्र समूहों की आपस में टकराती बंदूकों के बीच विदेशी और क्षेत्रीय हस्तक्षेप। दरअसल एचटीएस को सत्ता तक पहुंचाने में तुर्की की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब तुर्की सीरियाई प्रशासन से इस मदद के बदले इनाम चाहता है। तुर्की का मसला सीरिया के कुर्दों और आईएसआईएस के आतंकियों के साथ है। अंकारा सीरिया और तुर्की के कुर्दों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाकर सीरिया में लंबे समय से हमला करता आ रहा है। अब जब सीरिया में तुर्की की मनमाफिक सरकार है तो वो यहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुट गया है, लेकिन पड़ोसी देश इजराइल को सीरिया में तुर्की के बढ़ते हस्तक्षेप कतई पसंद नहीं है। इजराइल दक्षिणी सीरिया के असैनिकीकरण की वकालत करता आ रहा है, उसमें तुर्की का सैन्य हस्तक्षेप भी शामिल है। इजराइल इसके लिए अपनी सुरक्षा का तर्क देता है। इजराइल का मानना है कि सीरिया के सत्ता पर काबिज समूहों का संबंध आतंकी संगठनों से है, वो बाद में इजराइल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। पिछले दिनों इजराइल को जैसे ही खबर मिली कि तुर्की हमा और तियास एयरबेस पर विमानों की तैनाती की योजना बना रहा है, तो ताबड़तोड़ हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। तियास एयरबेस को T4 के नाम से भी जाना जाता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब T4 बेस के पुनर्निर्माण के आकलन और परीक्षण के लिए तुर्की की तकनीकी टीम इसका दौरा करने वाली थी। बताया जा रहा है कि तुर्की T4 बेस पर निगरानी और हमलावर ड्रोन की तैनाती की योजना बना रहा है। तुर्की ने हिसार जैसी वायु रक्षा प्रणालियां स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इस हमले के बाद तुर्की ने इजराइल को क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि इसके अगले ही दिन तुर्की ने सफाई देते हुए कहा कि वो सीरिया में इजराइल के साथ लड़ाई नहीं चाहता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। इजराइल क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए अमेरिका के नाटो सहयोगी तुर्की के बजाय रूस की निरंतर उपस्थिति पर जोर दे रहा है। इजराइल का आरोप है कि अंकारा सीरिया को तुर्की का संरक्षित देश बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IDSA से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, अगर इस मामले को हम देखें तो सीरिया में जिस तरह से बशर अल असद की सत्ता वहाँ पर गई, उसके बाद अहमद अल शरा वहाँ पर बने और हमने हाल के दिनों में देखा कि अहमद अल शरा कई सारे पश्चिमी देशों से, दूसरे देशों से अपने संबंधों को ठीक करने में काफ़ी सफल हुए हैं। यहाँ तक कि कुर्दों के साथ जो उनकी समस्या थी वो समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। इस सब के बीच इजराइल को काफ़ी परेशानी है। इजराइल को अपनी सुरक्षा का खतरा वहाँ पर लग रहा है। इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि वो तुर्की को F-35 ना दे, क्योंकि उसको लगता है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचेगा इजराइल को। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, इजराइल की एक अपनी अलग समझ है
और जो सीरिया का जो स्थिति है इजराइल के संबंध में आप देखें तो बड़ी जटिलताओं से भरी हुई है। आप अगर चौंक जाएंगे कि जब पूरा का पूरा पाश्चात्य जगत और पाश्चात्य दुनिया, जिसे कभी कभी माना जाता है कि उससे काफी करीब है, रूस के खिलाफ था, तो रूस के साथ उनका एक बड़ी इजराइल के सीरिया के ऊपर एक उनकी एक अपनी अलग समझ थी और एक अपनी अलग जिसे कहते हैं सैन्य रणनीति थी। बिल्कुल। वास्तविकता में इजराइल को बहुत हद तक जो वहां की फोर्सेस थी, रशियन फोर्सेस थी, वो मदद कर रही थी, न केवल उनसे सीरियन फोर्सेस से, बट वो साथ साथ यहाँ तक कि मिलिटेंट से भी उन्हें बचाए रखती थी। तो ये तो उनका एक अपनी एक अलग रणनीति रही है इजराइल की, जो कि पाश्चात्य रणनीति से थोड़ी सी भिन्न रही है शुरू से ही। अभी जो दिसंबर 8 में जब तख्ता पलट हो गया वहां पर सीरिया में, उसके पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। उस समय तो थोड़ा सा फंसे हुए थे, रूस तो बहुत कुछ नहीं कर पाए सीरिया में जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो इजराइल फिर से लगातार बॉम्बिंग, अभी बॉम्बिंग नहीं किया जो आपने अब दिखाया था कि T4 पर, और साथ साथ वहां पर हमा पर जो उन्होंने बॉम्बार्डिंग की थी, शुरुआत से बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। अब क्या उनका तुर्की के साथ तुर्की जो कर रहे नया नाम है, उनके एक अपनी अलग समझ है और वो उसको बहुत ही सशंकित निगाहों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह जो एक पावर वैक्यूम वहां पर हो रहा है, उसमें वो शिया जो नेटवर्क है, एक्सिस है, उसको एक सुन्नी नेटवर्क से वो जोड़ देंगे। उनका मानना है कि तुर्की बहुत ही छिप कर हमास के साथ भी उनका अपना एक संबंध रहा है और इस क्षेत्र को वो थोड़ा सा अपना डोमिनेट करना चाहते हैं। और इस पर पहले से भी उसने वक्तव्य भी दिया है एर्दोगान ने कि हम अल्लाह एक दिन इजराइल को सब बर्बाद कर देगा। बाद उन्होंने नाटो के सभा में कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ भी आक्रामक रवैया हम नहीं अपनाना चाहते, लेकिन उनके पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। और उनके साथ माना जाता है कि वो कई ऐसे समूहों के साथ उनका संबंध है और वो वहां डोमिनेट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ भी उनका माना जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बड़ा ही अच्छा संबंध है, जिसे कि इजराइल बहुत पसंद नहीं करता है और वो उनका डोमिनेंस वहां नहीं होने देता। इनका कहना है कि देखिए, जो तुर्की का कहना है कि जो वैक्यूम हो रहा है, तो हमें सीरियन मिलिट्री को मजबूत करने की जरूरत है वहां की, इसलिए हम आगे बढ़े थे। नहीं तो ISIS और कुर्दिश जो पार्टी है, वर्कर्स पार्टी है, वो मजबूत हो जाएगी। वो अपना इस तरह से वक्तव्य देते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जो वाटर डाउन, टोन डाउन जो वक्तव्य दिया कि ठीक है हम वापस आ जाते हैं, लेकिन अब देख ले, सीरिया को खुद अपनी स्थिति मजबूत करनी है, बाकी राष्ट्र देखें। तो ये एक बात हो गया। अब वो इजराइल समझ रहा है कि एक न्यू ऑटोमन स्ट्रेटजी के अंदर तुर्की या इस क्षेत्र को डोमिनेट करेगा और इस न्यू ऑटोमन स्ट्रेटजी को वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सीरिया का कई भागों में इजराइल चाहता है कि बंटवारा हो जाए। जो उनका एक यावेट करके बहुत ही माना जाता है कि अंदर की खबर रखता है, उसने दिया है कि कितने भागों में इजराइल चाहता है कि सीरिया को बंट जाए। वो चाहता है कि अमेरिका के पास ईस्ट जोन रहे, रूस के पास पश्चिम का क्षेत्र रहे, तुर्की अपना नॉर्थ पर रखे और इजराइल को साउथ और ईस्ट का क्षेत्र। ठीक है राजीव जी, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने की बात कही है, तो अमेरिका किस तरह की मध्यस्थता करता है ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफी महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ।
आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात में गाजा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दोनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि गाजा में हमास द्वारा बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए एक नए समझौते पर चर्चा चल रही है, जिसके सफल होने की उम्मीद है। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वो गाजा में अमेरिकी कब्जे और गाजा के लोगों को किसी दूसरे देश में विस्थापित करने के पक्ष में हैं, ताकि गाजा को रिविएरा की तरह विकसित किया जा सके। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी पर सख्त ऐतराज जताया है। सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिकी सामान पर आयात शुल्क लगाने के फैसले को वापस नहीं लिया तो वो चीन पर 50% टैरिफ और लगा देंगे, जिस पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भीषण बना हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन ने रूस की ओर से लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण कोरिया में 3 जून को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें यूं सुक योल के उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू की ओर से ये घोषणा महाभियोग की कार्रवाई के तहत संवैधानिक न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से यूं को पद से हटाए जाने के 4 दिन बाद आई है। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि जारी है, जिसके कारण यूरोप ने अब तक के सबसे गर्म मार्च का अनुभव किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर पिछला महीना यानी कि मार्च ग्रह का दूसरा सबसे गर्म मार्च था। डोमिनिकन अधिकारियों ने बताया कि सैंटो डोमिंगो में एक नाइट क्लब की छत गिरने से मंगलवार की सुबह कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 121 अन्य घायल हो गए। देश के आपातकालीन संचालन केंद्र के प्रमुख जुआन मैनुअल मेंडेज ने बताया कि बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं।